हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की अध्याय 9 इतिहास का। ठीक है, इतिहास का हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य कैसे बने वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है पिछले जो कक्षा के वीडियो है वो आपने देखा होगा, समझा होगा, उसी से जुड़े ये भी चैप्टर है। ठीक है, तो वही है कि आप लाइन से देखोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा, इसलिए मैं फोर्स करती हूँ कि आपको वो सब चैप्टर भी देखना चाहिए, जिससे कि आपको हर एक चीज़ का जो है शुरू से पता चले क्या क्या होता आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अरविंद राजा बना। राजा बना। अरविंद एक लड़का है, स्टूडेंट है, वो राजा बना। कुछ नाटक हो रहा था उसमें, तो देखते हैं किस तरह से हुआ। ठीक है, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। ठीक है, राजा की मतलब भूमिका अदा करेगा, उसके लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में, ठीक है, यानी बहुत अच्छा शाही वेशभूषा होगा, मूँछों पर ताव जैसे देते हुए रूप हले कागज में क्या होगा, लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ठीक है, इसने ऐसा सोचा। तो यहाँ क्या हुआ, जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। मतलब उससे बताया गया कि तुम राजा बनोगे तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? तो वह है अरविंद। ये सोचने लगा। ठीक है, तो चलो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि साम्राज्य कैसे होता है, राज्य किस तरह से बनते हैं, फिर राजा किस तरह से बन जाते हैं, वो जानेंगे। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में जाना कि राजा राज्य किस तरह से होता है हर चीज़, लेकिन इसमें जो है अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो पहला पॉइंट आता है, क्या बताती है परिस्थितियाँ। ठीक है, परिस्थितियाँ एक वर्ड है। तो परिस्थितियाँ से हमें क्या पता चलता है वो देखते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। किसकी अदा करने जा रहा है? समुद्रगुप्त की रोल करने जा रहा है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। हमने जो है पिछले अध्याय में पढ़ा था, जो इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ था उसमें जो है अभिलेख किया हुआ था। ठीक है, अभिलेख से पता चलता है। तो मतलब उसमें स्तंभों में खुरेद कर उसमें लिखा था, बना हुआ था हर चीज़, तो उससे पता चलता है हमें कि जो है समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। तो इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेषन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ठीक है, तो इसका जो है इसमें क्या हुआ कि इसकी रचना जो समुद्रगुप्त के दरबार में किया गया था, कवि और किसके मंत्री इसमें रहे होंगे, जैसे हरिशेष, इसके द्वारा ये काव्य के रूप में जो है की गई थी। यानी काव्य ने कविता की तरह जो है इसको लिखा गया था समुद्रगुप्त के दरबार में। उसके बाद आगे देखते हैं, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। एक जो है ये विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। इसी अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। जो हमने ऊपर चैप्टर का नाम पढ़ा है, यहाँ पे टॉपिक जो हमने देखा परिस्थितियाँ, तो क्या है वही है इसमें। इसे जो है प्रशस्ति जिसे कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। ये जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशंसा नहीं कि किसी भी चीज़ के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में क्या बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। किसी भी चीज़ के बारे में उसका जो है अच्छी बातें बताई जाती है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अच्छा उसकी प्रशंसा करते हैं। उस चीज़ को जो है कहते हैं प्रशस्ति। इस वर्ड को याद रखना। तो परिस्थितियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था।
ठीक है, स्टार्टिंग में भी था ये शुरू से ही रहा है, जिसका अर्थ हाँ तो है लिखने का प्रचलन जो है पहले भी था। जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र की साथ करने की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, बिल्कुल हमने पढ़ा था गौतमी के बारे में, है ना। लिखने का तो था ही, तो परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। जब गुप्त काल आया तो उसका जो है महत्व और बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त की परिस्थितियाँ। समुद्रगुप्त की क्या परिस्थितियाँ थी, उनकी क्या प्रशंसा करते थे, उनके बारे में क्या लिखा है, चलो वो जान लेते हैं। तो आओ देखिए समुद्रगुप्त की परिस्थितियाँ हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कीर्ण जो है कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। किसके, एक युद्ध जीत कर आता है, योद्धा है ये बताया, विद्वान है और उत्कीर्ण एक कवि है, कविताएं जो लिखता है, ये सब के बारे में उन्होंने बताया। समुद्रगुप्त के लेकर के सबने लिखा, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के दरबार बताया गया। क्या बताया गया, जो समुद्रगुप्त है उसे ईश्वर का दरबार बताया गया है। ठीक है, प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, यानी कि बहुत ही लंबे लंबे जो है प्रशंसा की गई है, उनकी बड़ाई की गई है। तो यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। यहाँ पे क्या है, एक छोटे छोटे जो आपने पढ़ा ये सब के बारे में, ये तो उनकी छोटी छोटी कुछ जो बातें वो बताया गया है, जो बड़ी बड़ी और भी बातें हैं वो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें एक बार देखते हैं योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में क्या लिखा था, इसमें देखते हैं, ये लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, ठीक है, तो नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लड़े, घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। सब योद्धा के बारे में क्या बताया है, यही सब चीज़ें होने के बाद भी जो है बहुत अच्छी दिखता है वो, इसे योद्धा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। आपको मैंने मैप में दिखाया था तो उसमें रेड और ब्लैक से था, तो वहीं पे हरा रंग भी था, वो मैप में देखना पड़ेगा मैं, चलिए आएगा तो देखते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक कर्व में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और कुछ क्षेत्र जो है नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिशेष 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन करते हैं। वहाँ उनके नियम को उनके बारे में जो है बताया गया था हर चीज़, इसलिए जो वहाँ से उनको ये प्रूफ के साथ जो है ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं। ये जो चित्र में था, ये चित्र को देखो, इस आपको एक नज़र आ रहा होगा, इस पर उभरे हुआ है, तो इसे क्या था, वीणा बजाने वाला राजा। ये देखो, ये वीणा बजा रहा है ये राजा, तो वीणा बजाने वाला ये राजा जो है। ठीक है, उसके बाद जो है समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, राजा को ये दिखाया गया है वीणा बजाते हुए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या और चीज़ें मानचित्र में दिखाया गया है उन सब के बारे में जान लेते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि युद्ध में उनको हराया और अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद जो है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ ही राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या क्या अपने आप को समर्पण किया था ये। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ठीक है, ये जो हार गए थे लेकिन फिर भी जो है उन्होंने समुद्रगुप्त ने अनुमति दी कि तुम जो है फिर से शासन करो। ठीक है, इस तरह से किया। फिर आगे है तीसरा पॉइंट, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, इसे बैंगनी रंग से रंगा गया है। तो जो बैंगनी रंग से है वो जो है पड़ोसी का है वो घेरा जो है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ
अध्याय 5 में हमने पढ़ा था गण और संघ के बारे में, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। क्या लाते थे? समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, उनके लिए उपहार भी लाते थे, उनका जो है आज्ञा का पालन करते थे, उनके लिए उपहार भी लाते थे, इस तरह से। तो बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, ये नीले रंग से रंगा गया, वो संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। क्या किया? मतलब जो है उन्होंने अपनी सारी पुत्री का जो विवाह है उसी से कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। चलो मानचित्र में एक बार देखते हैं। ये रहा हमारा मानचित्र। तो ये देखो जितना भी ये रंगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, फिर आंतरिक राज्य, जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आंतरिक राज्य है, यानी अंदर है ये। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये आंतरिक राज्य है। ठीक है, उसके बाद ये जो है बाहरी राज्य, जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये बाहर के राज्य है। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ये बाहर के राज्य है। ठीक है, इसे कहा गया बाहरी राज्य। और ये जो हरा है ये आर्यवर्त है, यानी आर्यों का है ये। ठीक है, ये आर्यों का था इतना सा, जिन्होंने क्या किया, सबका जो है जीत करके इन्होंने अपने इसमें शामिल कर लिया था अपने साम्राज्य में। और ये जो काला कलर का है ये नगर है, जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये नगर है, छोटा छोटा नगर है, गांव है। ठीक है, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। और जो लाल डॉट्स आपको दिखाई गए हैं ये उन्होंने युद्ध करके जीता था। ये जितना भी है ये सब जो है उन्होंने युद्ध किया और ये सब देशों को जीता। ठीक है, इस तरह से मैप में हमने देखा। ये मैप को भी आपको रिपीट करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या होता है? वंश आपने सुना है ना, वंश होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप बेटे फिर पोते, इस तरह से फिर परपोता, तो इस तरह से होता है वंशावलियाँ। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है वंशावलियों के बारे में। अधिकांश क्या है ये, हाँ, अधिकांश प्रस्तुतियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं, पूर्वजों के बारे में भी बताती है हमें। तो ये प्रस्तुतियाँ भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी कि प्रपितामह ने, पितामह यानी कि परदादा ने, यानी दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। ठीक है, ये सब के बारे में जो बताती है यही होता है वांशिकता। ठीक है, वंशावली इसे ही बोलते हैं। तो उनकी माँ कुमारी देवी, क्या नाम है, नाम याद रखना, माँ का नाम क्या है समुद्रगुप्त की, हाँ, कुमारी देवी। ठीक है, फिर लिच्छवी गण की थी। ये कहाँ की थी? लिच्छवी गण की थी। इसकी माँ कहाँ की थी? कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी। और पिता जो है चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे, चंद्रगुप्त थे। तो चंद्रगुप्त के जो है पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो है बड़ी बड़ी उपाधि होती है तो उनको इन्होंने धारण किया था। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण किया, समुद्रगुप्त ने भी यह जो है धारण किया। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, यानी कि इनका दादा का, परदादा का, इनका महाराजों के ही इसमें ही उल्लेख किया गया है। इससे ये जो है यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, इस वंश का जो है महत्व बढ़ता ही गया। तो आप देखें तो समुद्रगुप्त जो है वही है हमारे, उनके पिता का नाम है चंद्रगुप्त और माता का नाम है कुमारी देवी। ये जो है लिच्छवी गण की थी ये। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए इस बॉक्स को भी देख लेते हैं। विक्रम संवत के बारे में जान लेते हैं। विक्रम संवत ये क्या था? 98वीं ईसा पूर्व में आरंभ होने वाले विक्रम संवत को
परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये इसे बोला गया। ठीक है, जो हमने पढ़ा वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, खाली वो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, वो मैं आपको इससे बताती हूँ कि आप भी उसे भी पढ़ो जाकर। ठीक है, वो उतना मैं फाइन नहीं करूँगी, उसमें सिर्फ वर्ड का ही बताया गया, ज़्यादा कुछ है भी नहीं उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है फिर चैप्टर। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची में भी जानकारी मिलती है। इन सब के बारे में हमें कहाँ से, पूर्वजों की जो सूची होती है वहाँ से भी पता चलता है। उनके बारे में अभिलेखों यानी कि लिखा हुआ भी है किताबों में भी, तो इसके बारे में सिक्कों से भी पता चल जाता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था, यानी हराया था। ठीक है, बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। ठीक है, विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जो है जानकारी अध्याय हम 10 में इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा 10वें में पढ़ेंगे, ये भी हमारा 9वां चैप्टर चल रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित। इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, जिस तरह हमें अभिलेखों से सिक्कों से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चला, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवन से पता चलता है। किससे? जीवनी से, यानी जीवनी होता है उनके जीवन के हर चीज़ों से उन्हें पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। ठीक है, हर्षवर्धन एक राजा थे जिन्होंने करीब 1400 वर्ष जो है पहले जो है उन्होंने शासन किया था। और उनके दरबारी जो कवि थे वो बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है, यानी कि संस्कृत में उनके बारे में उनका हर्षचरित्र लिखा, उनका चरित्र के बारे में, उनके बारे में जीवन जो है जीवन शैली पूरी जो है जीवनी लिखी है संस्कृत में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। ठीक है, यानी कि वंशावली राजा बनना वो होता है जो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद उनका बेटा और पोता, इस तरह से होता जाता है, उससे बोलते हैं। ठीक है, तो चीनी तीर्थ यात्री यानी कि चीनी के लिए जब एक यात्रा शुरू किया था तो श्वेत तशांग जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, इसके बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा कहीं बॉक्स में। तो श्वेत तशांग मैंने आपको ये वर्ड आपको पढ़ाया, इसके बारे में टॉपिक आया था। तो श्वेत जिनके बारे में हमने ये 8 में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। ये जो है हर्ष के दरबार में बहुत समय तक रहा था। उन्होंने वहाँ जो भी देखा उसका जो है विस्तृत विवरण दिया, यानी कि उसके बारे में उसने अच्छे से बताया जो वहाँ पे रहा था ये वहाँ पे। ठीक है, तो हर्ष अपने पिता के साथ बड़े बेटे नहीं थे। ठीक है, हर्ष जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर, यानी कि अपने पिता के और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर क्या होता है, थानेश्वर के राजा बने। कहाँ के राजा बने? थानेश्वर के। याद रखना, पॉइंट को कैच करना। ठीक है, नोट डाउन करना। तो क्या हुआ, देखो हर्ष जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, हर्ष जो था अपने पिता का बड़ा बेटा नहीं था, और पर अपने पिता और उसका जो बड़ा भाई था उसकी मृत्यु हो गई तो थानेसर का ये राजा बन गया। ठीक है, उनके बहनोई कन्नौज, ठीक है, कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई जो थे, कन्नौज एक इलाका है, वहाँ का जो है शासक था। ठीक है, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, यानी अपने अंडर में कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इस तरह से किया, अधीन करके उन बंगाल पे आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी,
माने मगध तथा और संभवतः जो है बंगाल को भी जीत कर जो है उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी तो उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। ठीक है, जितने जगह उन्होंने जीत कर किया था प्राप्त उतना नहीं मिला जितना कि उन्हें बंगाल को जीत कर मिला। तो जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़े, ठीक है, यानी कि भारत के इस हिस्से में बढ़ने की कोशिश की, तब जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसने रोका? चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने द्वितीय ने रोक दिया। ये द्वितीय तृतीय इससे लगाते हैं जैसे कि पहले जो प्रथम राजा होते थे उनको प्रथम जो है राजा बने, फिर जो वो राजा वहाँ पे मर जाता था, दूसरा वहीं पे आ जाता है उसके जगह पर, तो उसको बोलते हैं द्वितीय राजा। कोई वहाँ वो भी खत्म हो जाता तो वहाँ पे दूसरा वंश आता तो तृतीय राजा। इस तरह से जो है बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है द्वितीय इसलिए लगाते हैं। इस चीज़ को याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए यहाँ से जो है अगले चैप्टर में अगले पार्ट में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर में नहीं पार्ट में, सॉरी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, और आपको नहीं समझ में आता कोई चीज़ मुझे कमेंट करो। उसके बाद जो है इसको चैप्टर को अच्छे से देखो। ध्यान से देखने के बाद आपको क्या होगा कि अब एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, ताकि आपको चीज़ों को अच्छे से समझ सको, कहानी को समझो। हर चीज़ यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो जो हमने लेसन पढ़ लिया शुरू से देखो, वहाँ से आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखोगे तभी समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके।